की बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री ने इस दौरान दी। और अब बात करते हैं आज की खास चर्चा की। और आज की जो हमारी खास चर्चा है वो इस मुद्दे पर है कि आखिर क्यों ईडी के समन को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन को लगातार कर रहे हैं नजरअंदाज। तो लगातार हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय के समन को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए, तीसरी समन के बाद भी निर्धारित तारीख 3 जनवरी को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए अब ईडी अरविंद केजरीवाल को दे सकती है चौथी बार समन। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री की बात कीजिए तो हेमंत सोरेन भी ईडी के 7 समन के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। और हेमंत सोरेन से जो प्रवर्तन निदेशालय है वो मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जांच में सहयोग करने के बजाय राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच संदीप दीक्षित का एक बड़ा बयान आया है कि ईडी के सामने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पेश हो चुके हैं, तो केजरीवाल क्यों नहीं? यह सवाल कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने पूछा है। यूपीए सरकार के दौरान आज के पीएम मोदी ने तत्कालीन गुजरात सीएम के तौर पर जांच में पूरा सहयोग किया था। याद कीजिए उस दौर को। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी निर्धारित समय पर एसआईटी के सामने पूछताछ के लिए पेश होते थे। तो सवाल यह है कि विपक्ष के कुछ नेता क्यों नहीं कर रहे हैं कानूनी प्रक्रिया का पालन। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मुद्दे पर कहा कि राजनीति में आने से पहले तो केजरीवाल ईमानदारी की दुहाई देते थे, लेकिन आज उनकी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी बेईमान पार्टी बन गई है। राजनीति में आने से पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, आज आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी का मकसद तो केवल उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकना है। अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। तीसरा समन था। पहले भी कहा था विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहा हूं, अब कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहा हूं। बुलाया है ईडी ने, कह रहे हैं बीजेपी बुला रही है। तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा कि अगर केजरीवाल को लगता है कि उन्हें जबरन दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है तो वो अदालत जाएं। जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इशू है। यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का वो बयान हम आपको सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्हें बड़े गठबंधन के तौर तरीकों के बारे में पता ही नहीं है। पार्टी के कुछ नेता जेल जाने को तैयार हैं। आप अगर इनोसेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले और ये कहना कि साहब क्यों बुलाया था, ये तो बिल्कुल तर्क की बात नहीं है। राहुल जी भी गए थे ईडी में, सोनिया जी भी गई थी ईडी में, और तमाम नेता गए ईडी में।
बहुत चीजों में पता नहीं चला आज तक कि किस लिए उनको बुलाया गया, अभियुक्त के रूप में, गवाह के रूप में। और जब शुरू में तहकीकात होती है, आप लोग देखिए, सब लोग पुलिस की प्रक्रिया जानते हैं। अगर पुलिस को लगता है सही या गलत कि कोई गलत काम हुआ है और उससे संबंधित वो तमाम लोगों से बात करती है, तो वो गवाहों से भी बात करती है, तथाकथित अभियुक्त से भी बात करती है। तो ये तो बात थी कि केजरीवाल के पेश नहीं होने पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई। अब हम आपको दिखाते हैं कि हेमंत सोरेन जब ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो क्या कुछ प्रतिक्रिया आई। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ मांझी ने कहा कि भाजपा बेवजह इसे बड़ा मुद्दा बना रही है, पार्टी ने इसे बहुत हल्के रूप में लिया है। हर स्टेट में वो अपने रास्ते से करती है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी जो समन को लेकर, सातवें समन को लेकर जो एक संशय की स्थिति बना के रखी थी और भाजपा वाले डरा के रखे थे, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं झारखंड बीजेपी के नेता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि अगर वो निर्दोष हैं तो डर क्यों रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्यों डरे हुए अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया? दुनिया की कोई एजेंसी आपको बिना सबूतों के आधार पर नहीं फंसा सकती, और फिर अदालतें तो है ना। तो हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री जी को पता है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, उनके जाने की तिथि नजदीक आ रही है, इसलिए वो व्याकुल हो रहे हैं, उनके पार्टी के नेता व्याकुल हो रहे हैं। और ऐसे भी कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है ना कि उसने अपने किसी सहयोगी दल के मुख्यमंत्री को 5 वर्षों का टर्म आजादी के बाद पूरा नहीं होने दिया। इस बार कैसे हो जाएगा? कांग्रेस के जो जेएमएम के सहयोगी कांग्रेस है, उनके नेता बन्ना गुप्ता ने और झारखंड के मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं पूरी तरीके से स्वस्थ तरीके से काम करे, मजबूती से काम करे और देश का जो संविधान है उसका पालन करे, तो ये अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है। लेकिन बायस्ड होकर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, अपदस्थ करने की साजिश रचकर और पॉलिटिकल एजेंडा, हिडन एजेंडा के तहत यदि कोई कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर जनता इसको देख रही है। तो विपक्ष के नेता ये खुद तय कर रहे हैं कि ये एजेंडा के तहत कार्रवाई हो रही है, इसलिए नहीं जाना है। यही लग रहा है दिल्ली से लेकर झारखंड तक। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास तौर पर आज चर्चा में अनुजा कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनुजा जी। साथ में हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री जी, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर तनुज खत्री जी। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और आम आदमी पार्टी के समर्थक के तौर पर, और साथ में राम कृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर इस चर्चा में। मैं पहले रवि श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। रवि जी, संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि अगर ईडी के सामने सोनिया गांधी जा सकती हैं, राहुल गांधी जा सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकते? ये उनका सवाल है। एक तो इसका जवाब दीजिएगा मुझे, और दूसरी बात मैं भी पूछ रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जांच में लगातार सहयोग कर सकते हैं, तो केजरीवाल जी और सोरेन जी को क्यों नहीं करना चाहिए? रवि जी, देखिए, आपने केजरीवाल जी की पीसीबी सुनी होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने जांच में कभी भी सहयोग करने से इनकार नहीं किया। तो पेश होंगे तभी तो जांच होगी। नहीं, वो तो जांच तो बहुत तरीकों से हो सकती है। ईडी क्वेश्चनेयर भी भेज सकती है, सवाल भेज सकती है, जवाब ले सकती है, अगर पूछताछ ही करनी है तो। मगर अगर कोई पूर्वाग्रह है, कोई एजेंडा है जिसके तहत ईडी को काम करना है, तो उनका स्पष्ट बयान है कि जिस तरह से पॉलिटिकली एक देश की तीसरे नंबर की पार्टी है और मजबूत पार्टी है और उसे लोकसभा के अंदर अपनी और जगह बनानी है, उसके लिए प्रचार करना है, तो इस समय पे ऐसा करना जो है वो गलत है और एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, खुला पॉलिटिकल वेंडेटा है। क्योंकि एक और चीज उन्होंने स्पष्ट सामने भी बता दी जी, अभी तक बीजेपी के अंदर कोई भी ईडी की रेड नहीं हुई, बीजेपी में कोई भी पकड़ा नहीं गया, और जो पकड़े गए उनको सीधे कह दिया गया कि आप इधर आ जाइए, भाजपा में शामिल हो जाइए, और वरना जेल चले जाइए। तो जितने भी नेता हैं वो हम सब बीजेपी में वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, साफ हो रहे हैं। ठीक है, 70,000 आपके इशारों पर जरूर अपराधी थे, आज उनके पास, आज उन पर कोई केस नहीं है। ठीक है, नारायण राणे हो, बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हैं, शुभेंदु अधिकारी हो, एक नाम नहीं है, दर्जनों नाम है। तो वहां पे सब पाक साफ हैं।
मगर जितना विपक्ष है ठीक है, वो सारा का सारा आपने जो आरोप की ये धारा मोड़ी है ना बीजेपी की तरफ, तो अनुजा जी से तो मैं जवाब लूंगा ही, लेकिन पहले डॉक्टर तनुज खत्री, कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर ईडी के सामने सोनिया गांधी, राहुल गांधी जा सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते। यही सवाल आपसे भी कि आखिर हेमंत सोरेन जी को पेश होने में क्या दिक्कत है ईडी के सामने। 7 समन जा चुके हैं, अभी तक वो लगातार पेश नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो आप सबको मालूम है जी। कि पिछले वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी ईडी कार्यालय गए थे और 9 घंटे तक वहां उनसे पूछताछ हुई। उन्होंने ईडी के सभी सवालों का जवाब देने का काम किया, एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे माहौल में। और देर रात 10 बजे वो वहां से लौटे और ईडी ने बकायदा उनका सभी बयान को दर्ज करने का भी काम किया। ठीक। और उसके बाद लगातार बेवजह जब कोई एक बार एग्जाम दे चुका है एक विषय का, तो आप बार बार उसी विषय के लिए आप उसको क्यों क्वेश्चन करने के लिए बुला रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में। जांच प्रक्रिया में इस तरह की चीजें होती है ना डॉक्टर खत्री जी, कि आगे की जांच के लिए और पूछताछ की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, मैं उस पर भी आ रहा हूं। उसके लिए जो पत्र के माध्यम से जब एजेंसियों ने पूछने का काम किया, उसको पत्र के माध्यम से जवाब देने का काम किया। अब लेकिन इसके पर्दे के पीछे की राजनीति हो रही है। अच्छा। इसको इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। अच्छा। ईडी जब केस करती है छगन भुजबल पर, तो वो वापस ले लिया जाता है। जब हेमंता विश्व शर्मा पर कार्रवाई होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। आपका भी आरोप रवि जी के लाइन पर है। ठीक है, ठीक है, आपका भी आरोप रवि जी के लाइन पर आ गया है। आप दोनों के आरोप पर अनुजा जी का जवाब, फिर मैं रामकृपाल सर से जुड़ूंगा। अनुजा जी, आपने तो देखा ही दोनों प्रवक्ता जो हैं, प्रवक्ता रवि श्रीवास्तव जी तो खैर औपचारिक तौर पर राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन दोनों ने आपकी तरफ इस धारा को मोड़ा है कि देखिए भाई, ईडी की कार्रवाई में इनको राजनीति इसलिए दिखती है क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनके नेताओं के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती। तो आप पहले इस पर जवाब दे दीजिए, फिर आगे की चर्चा हम करेंगे। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत आपको भी बहुत शुभकामनाएं जी। और जय श्री राम। जी जी, जय जय श्री राम। आज के जो मुद्दा है, जो बहुत आसानी से डिरेल करने की आदत जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों का ये खेल हमेशा से चलता आया है, चोर मचाए शोर। मैंने तो ईडीएम लिखा नहीं है, इन्हीं लोगों का ईडीएम है, चोर मचाए शोर। अब आप बार बार भाजपा के ऊपर जिस तरीके की उंगली को ये उठाते रहते हैं, अब इन्हें ये समझ में मुझे नहीं आता कि इनके बनाए हुए लोग जो इतने टाइम से इन्हीं के पार्टी में करप्ट लोग जिनका नाम ये लेते रहते हैं, और कई बार तो अजीत पवार जी का भी नाम ले लेते हैं, ये एलओपी रहे हैं, तब वो करप्ट नहीं थे जब उनको इन्होंने पद दिया था इस विपक्ष के अंदर और एमवी के अंदर, तब वो करप्ट नहीं थे। से वो हमारे पास इधर में आए हैं और उन्होंने यहाँ पर एक संगठित माहौल बनाया है, साथ में पार्टी में काम कर रहे हैं, तो अचानक से ये करप्ट हो गए। आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि भाजपा ने कभी भी कोई एफिडेविट लगाया हो, मेरी नजर में नहीं है। एज लॉयर ऑल्सो कभी ऐसा नहीं रहा कि भाजपा ने कभी एफिडेविट लगाया और एक्विटल केस डाला हो या डिस्पोज ऑफ के लिए केस डाला हो या ये कहीं पर भी खनन करा हो कि ईडी और सीबीआई की रेड जहां पर भी हुई हो और ये कहा गया हो कि जो लोग ये लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी में वॉशिंग मशीन की तरह आ गए, उनके खिलाफ कभी ईडी ने और सीबीआई में या कोर्ट के अंदर कभी भी भाजपा का कोई भी एफिडेविट बाय द एडवोकेट गया और ये कहा हो कि इन लोगों को आप छोड़ दीजिए भाई साहब, ये हमारे लोग हैं। ठीक है, कहता है कि मैं एविडेंस के तौर पे बात करता हूं, ठीक है, आपका जवाब आ गया। होगा। हाँ, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं और पहले जरा रामकृपाल सर से मुझे जुड़ने दीजिए। रामकृपाल सर, आपसे मैं जो चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, तो संदीप दीक्षित का जो बयान है वो आपने सुना ही होगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं ईडी की जगह मुझे बीजेपी बुला रही है
और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखो एकदम लोकसभा चुनाव का प्रचार करना इसी समय भेज दिया, जबकि ये तो 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था पहला समन तो उसी दौरान गया था और उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहा हूं इसलिए नहीं आ पाऊंगा। तो ये जो सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या इस तरह से देश चलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे सर, तो हमने देखा है कैसे वो पूरा दिन पूछताछ के लिए उपलब्ध होते थे। बच्चन जी देखिए, बेसिक सवाल तो ये है कि ईडी नामक संस्था जो है वो भारतीय संविधान के तहत जी ही काम करती है जी, और जो लोग आज सत्ता में हैं या कल सत्ता में रहे, विधायिका ही कानून बनाती है ना, तो संविधान बनाने वालों ने बनाई और ये व्यवस्था 70 सालों से लगातार चल रही है, जो भी सरकार होती है। देखिए, कोई सरकार रहेगी तो ही ईडी रहेगी ना, ऐसा तो है नहीं। सवाल इस बात का है कि अगर ईडी संस्था गड़बड़ कुछ कर रही है तो उसके लिए तो अदालत है, आप अदालत से शिकायत कर सकते हैं। हर चीज के लिए अडानी के मामले पर आप अदालत चले गए, किसी के मामले पर आप अदालत जाते हैं, राफेल के मामले पर आप अदालत गए। तो अगर कोई ऐसी चीज आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई पार्टी है, कोई सबूत है, तो आप अदालत में दे दीजिए, हमेशा के लिए ईडी पर कार्रवाई हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट सक्षम है। अगर ठीक है ईडी कोई गलत ढंग से गैर कानूनी काम कर रही है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। मेरा ये कहना है कि जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी का मतलब ही था कि सामान्य जन की पार्टी जी। तो अब आप ये बताइए कि इस देश में ईडी अगर आम आदमी पार्टी से के लोगों से भी नहीं बात कर सकती है तो इस देश की 140 करोड़ जनता में वो किसके पास जाए? रवि श्रीवास्तव जी मुस्कुरा रहे हैं, देंगे जवाब। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ। दूसरी बात है, ये तो कुछ सवाल जवाब की बात है, वो तो किसी को भी बुलाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, मैं लखनऊ का संपादक था जी। मुझको बाबरी विध्वंस में सीबीआई वालों ने मेरा अखबार लगा दिया जी, और वहां से आया कि आप गवाही के लिए रायबरेली आइए जी। मैं बरेली, मुझे जाना पड़ा। बिल्कुल जाहिर सी बात, प्रक्रिया है, उसका सम्मान करना होगा। हाँ। आप संपादक थे, आप गवाह हैं जी। तो मैं भी समझता हूँ कि भारत की कोई भी संस्था ठीक है, जो कानूनी ढंग से काम करती है, अगर वो किसी को बुलाती है, ठीक है, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप उसको पॉलिटिकल रंग ठीक दे है। लें, लेकिन प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए। मैं लौटता हूं आपके पास, आप सभी के पास लौटूंगा, जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप सभी बने रहिएगा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और हम चर्चा कर रहे हैं आज कि क्यों विपक्ष के नेता और खासतौर पर इन दिनों अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन ईडी के सामने जांच के लिए पेश नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं कानूनी प्रक्रिया का सम्मान कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे चारों प्रवक्ता, चारों जो खास विशेषज्ञ हैं वो जुड़े हुए हैं, और मैं अब रुख करता हूं रवि श्रीवास्तव जी का। रवि जी, एक तो जो आपने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी पर आपने जो आरोप लगाए वो अनुजा जी ने जवाब दिया, लेकिन इसमें दो एंगल है रवि जी। एक बात रामकृपाल सर जो कह रहे हैं उसमें दम है कि अगर आपको किसी चीज को लेकर के आपत्ति है तो आप अदालती लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं, ये बड़ा सवाल है। और मैं इसमें एक बात जोड़ता हूं, आप कहेंगे कि भाई इस समय सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जिस समय यूपीए थी सत्ता में, आपने देखा, सुब्रमण्यम स्वामी का नाम ले रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी ने उस समय किस तरह की अदालती लड़ाई लड़ी थी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी चीज पर आपत्ति है, ईडी को लेकर आपत्ति हो या किसी और चीज को लेकर आपत्ति हो, तो अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं आप लोग? देखिए, ये जो
ईडी के पास जो ये पीएमएलए का कानून है, इसमें जो हाल में संशोधन किया गया 2018 में, उसके बाद से ये कानून बहुत सख्त हो गया है और इसमें टेक्निकलिटीज हैं। टेक्निकलिटीज ये है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है या जिस व्यक्ति से पूछताछ होती है उसको अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी पड़ती है। जैसा मेरे मित्र दूसरी पार्टी के बता रहे थे कि हेमंत सोरेन जी भी एजेंसी अच्छा, यहाँ पर एक चीज छोटी सी बात जोड़ देता हूं। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये भी यूपीए सरकार के दौरान ही हुआ है, ये प्रावधान ईडी को लेकर के, है ना? देखिए, हाँ। वो एक प्रावधान करना हाँ। और उसका इस्तेमाल करना, वो दो अलग। ठीक है, अब आप बात पूरी कीजिए। ठीक है, अभी एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो मित्र कह रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल पर ईडी सीबीआई की रेड भी हुई और अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने 7-8 महीने पहले 2 बार हाजिर भी हुए। अच्छी बात है, सवालों के जवाब भी दिए, हर चीज का पालन किया उन्होंने। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो एक मित्र अभी भाजपा की बता रही थी कि हमने कहीं कोई एफिडेविट नहीं दिया या ऐसा कुछ नहीं किया, तो एक उन्हें उदाहरण के लिए बोल देता हूं कि छगन भुजबल का केस, जब ईडी का केस कोर्ट में आया मुंबई के अंदर, तो ईडी ने कहा कि हमारे पास शिकायत ही नहीं है। मतलब समझिए कि इतना लंबा ट्रायल चल गया, इतने गवाह आ गए, इतने आरोप हो गए, सब हो गया, उसके बाद ईडी ने कहा कि हमारे पास शिकायत ही नहीं है। तो मेरा सवाल जो है वो ईडी की कॉम्पिटेंस पर है। इस संस्था की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। इसका इस्तेमाल भाजपा सिर्फ विपक्षी नेताओं को जेल में डाल करके उनको जनता से दूर करने का काम। इसमें इस बात का जवाब मुझे नहीं मिल पाया, इसमें इस बात का जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर इसी चीज को लेकर के आप अदालत क्यों नहीं चले जाते हैं, यही हम जानना चाहते हैं। सर, मैं भी कह रहा हूं ना कि आज टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं ना, टेक्निकलिटी है। जो बीजेपी है, जो ईडी है, संस्था है, वो टेक्निकली जो उसके पास और प्रोविजंस मौजूद है, उनका इस्तेमाल करे। मैं नाम नहीं लूंगा क्या क्या प्रोविजंस है, मुझे सारे प्रोविजंस मालूम है। कम से कम 3 प्रोविजंस है उनके पास में, वो एक्ट करे उनके ऊपर। लेकिन वो इस तरह से, लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खुले हुए हैं, सबूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खुले हुए हैं। डॉक्टर तनुज खत्री, आपने बात कही कि भाई एक बार पेश हो गए थे ईडी के सामने, अब चाहे वो 7 समन दें या 17 समन दें, अब पेश होने की क्या जरूरत है, अगर आपके तर्क को मैं आगे बढ़ाऊं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जांच की प्रक्रिया है, अगर आपको उस जांच की प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति भी है, तो वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि अदालत का दरवाजा आप क्यों नहीं खटखटाते? नीचे से लेकर ऊपर तक की अदालतें हैं, आप वहां जाएं, आप वहां गए भी हैं, अगर वहां से आपको राहत मिलती है तो बड़ी अच्छी बात है, आप अपने पॉइंट को वहां रखिए और समझाइए, और राहत पा सकते हैं तो राहत पाइए, नहीं तो कम से कम जांच प्रक्रिया में सहयोग होनी चाहिए। डॉक्टर खत्री, इसमें क्या आपत्तिजनक है? नहीं, देखिए, वही हम कह रहे हैं ना कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो चौकीदार बनने की बात करती है, वो दूसरों को चोर साबित कर रही है, चोर बोल रही है। तो आप जजमेंट दे रहे हैं। अरे, देश का पैसा आप बाहर लुटा दिया, लंदन पहुंचा दिया विजय माल्या को। छगन भुजबल पर बोलते नहीं, कुछ निकलता है, अजीत पवार पर कुछ निकलता नहीं है, हेमंता बिश्व शर्मा पर कुछ बोलने नहीं आता है, और अब आप वैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं जो आने वाले चुनाव में आपसे अकेले लोहा लेने के लिए तैयार है, जिनका अकेला अपनी पार्टी का जनाधार है। अब झारखंड के अंदर में चुनाव होंगे ना, लोकसभा के भी होंगे और विधानसभा की होंगे, इसी वर्ष होंगे। 5 राज्यों में भी हाल में चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में भी चुनाव हुए हाल में। मैं झारखंड की बात कर रहा हूं। ठीक है। हम रीजनल पार्टी, हम झारखंड की बात कर रहे हैं। तो आप प्रताड़ित करने के लिए, बार बार तंग करने के लिए, और हम तो खुले तौर पर बोल रहे हैं कि जो लोग इनके साथ नहीं जाते हैं उसको परेशान करने के लिए करते हैं। तो इतनी, देखिए, एक संस्था पर कोई सवाल नहीं होता है, लेकिन संस्था को जो ऑपरेट कर रहा है वो उसको गलत तरीके से ऑपरेशन कर रहा है, उसका उस पर सवाल है। आप जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज सच में देश के अंदर में, ठीक आपने बात कही कि कोर्ट जाने की जरूरत है। अब ईडी ही सुप्रीम कोर्ट बन गया है, भारतीय जनता पार्टी ही कोर्ट बन गई है। ये जजमेंट देते फिर रहे हैं कि कौन चोर है और कौन सिपाही है। वो तो लोग तय करेंगे ना, वो तो देश की अदालत तय करेगी ना। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अदालत जाइए, वहां पर तय करवाइए। नहीं, अब तो इसमें कलेक्टिवली चीजों को देखिए, जब एक किसी संस्था के पर ही सवाल उठ जाए, लगातार उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे, तो आने वाले समय में हमको उस संस्था से ऊपर अपना सुप्रीम कोर्ट तो है ना,
डॉक्टर खत्री, उस संस्था से ऊपर अपना सुप्रीम कोर्ट तो है, वहां तक जा सकते हैं, वहां तक दरवाजा खटखटा सकते हैं। और अगर वो संस्था कुछ गलत कर रही है आपके मुताबिक, तो उसके खिलाफ आप वहां पर तर्क रख सकते हैं। नहीं, हमने समय समय पर उसका दरवाजा खटखटाया भी है। ठीक है। आपको याद होगा कि हम पिछले दिनों खनन लीज बिल्कुल घोटाले को लेकर के आप ही के चैनल पर चर्चा कर रहे थे। जी, मुझे याद है मुझे। तो उसको झारखंड की हाईकोर्ट ने खारिज करने का काम किया, हेमंत सोरेन जी पर जो केस था। ठीक है। जिसके लिए लिफाफा आया, आपको याद होगा कि लिफाफा दिल्ली से चला, वो खुला नहीं झारखंड। ठीक इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला और जमीन घोटाला वाला जो मामला है, उसमें भी आपको जाना चाहिए और अगर राहत मिलती है तो उसको हासिल करना चाहिए। मैं लौटता हूं आपके पास। अनुजा जी, आपने देखा दोनों लोगों का ये बार बार यही कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, देखिए ईडी जो है उसका या केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए हम लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनका यही कहना है, उनके तर्क यही है। देखिए, मुझे इसी बात का बहुत दुख है। हाँ। आपके सामने ईओडब्ल्यू भी है, वो इसी के गठन इसकी वजह से ही है कि अगर आपको लगता है कि ईडी, सीबीआई और ये अपना काम दुरुस्त नहीं कर रहा है, तो आप जाके वहां पे बात कर सकते हैं, तो उनकी शिकायत वहां लगा सकते हैं। पर मुझे जहां तक लगता है कि ये वो लोग हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता खेलने आए हैं, देश हित में बात नहीं करते। इन सब का बहुत बड़ा चलन था, ये कहते थे कि काला धन लेकर आओ। अब जब भाजपा काला धन लेकर आ रही है तो इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। आप डिमोनेटाइजेशन के ऊपर बात शुरू कर देंगे, 2000 के ऊपर बात कर देंगे, इनकी सारा खर्चा पानी बंद कर दिया है। तो जब इनका सारा खर्चा पानी बंद हो गया है तो इसके लिए ये बहुत बड़ा इशू इनके सामने आ गया है। तो इनको ये लगता है कि अब हमारा खाना पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जीरो करप्शन के ऊपर खड़े, टॉलरेंस टुवर्ड्स द करप्शन। तो मुझे ऐसा फील है कि ये लोगों को जो एक प्रॉब्लम सामने आ रही है वो यही है कि हम आगे इलेक्शन कैसे करेंगे, हमारा पैसा निकालते जा रहे हैं। अब बताइए कितनी बड़ी बात है, कांग्रेस दूसरों को कहता था, कांग्रेस के पास अलमारियां देखिए आप, इतना पैसा 2000 अभी तो बंद कर दिया सर, के नोट ले लेकर बैठ गए। आप देखिए कि इनका करप्शन लेवल देखिए कि तो डीबीटी हम लोगों ने चालू कर दी सर, यूपीआई कर दी, तो आज कितनी जगहों पर आप पीएफआई का फंड का देखिए, वहां पर हमने बंद कर दिया हम लोगों ने, और जम्मू कश्मीर के अंदर हमने वहां पे रोक लगा दी। तो आप देखिए कि जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशंस का इशू, जहां से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, ये तो उनके साथ भी खड़े हैं सर, ये तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो आज ये पैसा इनको क्यों चाहिए? इनको पैसा चाहिए उन जगहों पर, और सर पैसा होने के बावजूद भी इन्होंने क्या कर लिया आप मुझे बताइए। आज ये बात करते हैं सर एमपी में हम लोग वापिस हैं, सर झारखंड की बात ये कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम हैं, राजस्थान में हम हैं, कांग्रेस तो इन्हीं की थी ना सर, आम आदमी पार्टी। अरे ये कहते हैं, अरे आप विधानसाभा तो संभाल लेते। वो हमने कहा कि भाई अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, लेकिन डॉक्टर तनुज खत्री कुछ काउंटर करना चाहते हैं, कर लीजिए छोटा सा काउंटर। मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं कि ये काला धन की बात कर रहे हैं ये लोग। स्विस बैंक का जो पैसा था कांग्रेस के समय में ही, वो 2 गुना 4 गुना बढ़ चुका है। कहां से बढ़ा? ठीक है, कितना वापिस आया है? ये भी तो क्यों नहीं लेकर के आए? ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, 1 लाख करोड़ पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हम आज की चर्चा पर लौट रहा हूँ, और रवि जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद रामकृपाल सर के पास आऊंगा। रवि जी कहिए। ये ब्लैक मनी पकड़ने वाले जो भाजपाई मित्र हैं वो भी बता रहे थे कि वो इन्होंने सबके रास्ते बंद कर दिए। इनके एक मित्र महेश शाह थे जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन के बाद 13,760 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव बैंक्स का एक्सचेंज किया डिमोनेटाइजेशन के बाद में। मेरा यही कहना है कि अगर सबूत है तो पेश कर दीजिए अदालत जाकर के, मैं यही कहूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, मेरा बार बार उसी पर जोर है। ठीक है, रामकृपाल सर से मुझे जाने दीजिए, मुझे रामकृपाल सर के पास जाने दीजिए। रामकृपाल सर, आपने देखा कि आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने दोनों लोगों से पूछा कि क्यों नहीं अदालत का सहारा लेते हैं, क्यों नहीं जाते हैं अदालत। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस मामले पर पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर जवाब नहीं मिला कि भाई अदालत क्यों नहीं जाते जब सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खुला हुआ है, अगर आपके आरोप में कहीं दम है तो। एक हमारे मित्र ने एक बात उठाई थी कि ईडी पर सवाल उठाए जाते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि ईडी पर सवाल कौन उठा रहा है? जनता उठा रही है
अदालत ने उठाया है ईडी पर सवाल, या आरोपी नेता उठा रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ हाँ। किसने ईडी पर कौन सवाल उठा रहा है? और ईडी पर अगर कोई सवाल है तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब संविधान के तहत आते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, कुछ भी आप बदल सकते हैं। तो सवाल उठाने वाले कौन है? जाहिर सी बात है कि जो पीड़ित होगा वही सवाल उठाएगा जी। और पीड़ित के लिए सवाल इस बात का है, ईडी तो एक जांच एजेंसी है। ईडी किसी को सजा थोड़ी देती है, ईडी फैसला थोड़ी सुनाती है। अरे ईडी तो आपसे जो बातचीत होगी उसके आधार पर चार्जशीट तैयार करेगी। आप दोषी हैं या निर्दोष हैं, ये फैसला तो अदालत करेगी। तो सवाल इस बात का है कि जांच एजेंसी से आप आ रहा हूँ रवि जी, आ रहा हूँ। चिट्ठी में क्या लिखा होगा इसका पता तो अदालत बताएगी ना। ठीक है, पहुंचेगी तो अदालत। केजरीवाल जी और हेमंत ये सोरेन दोषी हैं या निर्दोष हैं, ये फैसला तो अदालत करेगी। बिल्कुल, यही हमारा भी कहना है, यही हमारा भी कहना है। बिल्कुल ठीक है। रवि जी कुछ छोटा सा काउंटर करना चाह रहे थे? छोटा कमेंट करना चाहता हूँ। हाँ। मान्यवर, जो आप बता रहे थे ना कि कानून के दरवाजे खुले हुए हैं, ये बात सबको मालूम है और लोग कानून की शरण में जाते भी हैं। कहना ये है मुझे सिर्फ कि यहाँ पर प्रक्रिया ही सजा है। हाँ। आज 21 महीने हो चुके हैं सत्येंद्र जैन को, 12 महीने हो चुके हैं मनीष सिसोदिया को। अच्छा, और बेल का जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है, जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है और जमानत नहीं मिल रही है। ये भी देख लीजिए आप, है ना, जमानत का केस सर्वोच्च अदालत तक गया है ना, लेकिन फिर भी जमानत नहीं मिल रही है। इसलिए ये बात आपके फेवर में नहीं जा रही है, क्योंकि जमानत सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल रवि जी जुड़ने के लिए, डॉक्टर तनुज खत्री जी जुड़ने के लिए, अनुजा जी और राम कृपाल सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब